हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति अर्थात नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। तो इसके अंदर हम तीन चीजों को पढ़ेंगे: राजस्थान की वन नीतियों के बारे में, राजस्थान की वनगणना के बारे में, साथ ही साथ राजस्थान में वनों का वर्गीकरण देखेंगे। आप इसे याद रखें। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इनके सबके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की वन नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले वन नीतियां क्या करती है? तो वन नीतियां ये तय करती है कि किसी राज्य या देश का कितना हिस्सा, तो वन नीति ही ये तय करती है कि किसी राज्य या देश का कितना हिस्सा पेड़ों से ढका होना चाहिए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। तो हमारे कौन तय करता है? ये हमारे वन नीतियां ही तय करती है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बात करेंगे। तो हमारे देश की है, भारत सरकार की जो राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार लक्ष्य रखा गया है कि कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर हमारे वन होना चाहिए। कितना? 33% भाग पर हमारे क्या वन होना चाहिए। तो 1988 की नवीनतम जो राष्ट्रीय वन नीति थी, कब की? 1988 की नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देखें तो देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या वन होना चाहिए। कितने? 33% भाग में हमारे वन होना चाहिए। किसके अनुसार? 1988 की जो नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति है। बात करें पर्वतीय बनाम मैदानी प्रदेश की, तो हमारी जो वन नीति थी 1988 की, तो इस वन नीति में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लक्ष्य कितना रखा गया? 60% रखा गया है। अब ये लक्ष्य इतना ज्यादा क्यों रखा गया है? क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है। क्या पहाड़ों पे क्या हमारे क्या पेड़ों की जड़ें क्या मिट्टी को बांध के रखती है, जिससे हमारा भूस्खलन नहीं होता, जिससे हमारा लैंडस्लाइड से भूस्खलन नहीं होता। इसलिए हमारे इसका लक्ष्य कितना रखा गया? 60% रखा गया है। वहीं देखिए तो हमारे मैदानी क्षेत्रों के लिए लक्ष्य कितना? 20% रखा गया है। मैदानी क्षेत्रों के लिए कितना? 20% लक्ष्य रखा गया है। क्यों? क्योंकि मैदानों में कृषि और मानव बस्तियों के लिए क्या मैदानों में कृषि और मानव बस्तियों के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता होती है। क्या? हमारे मैदानों में कृषि और मानव बस्तियों के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता होती है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमने राष्ट्रीय जो वन नीति है 1988 की, उसके बारे में देख लिया। अब बात करें राजस्थान राज्य की जो वन नीति है उनके बारे में बात करें तो राजस्थान राज्य की जो वन नीति है उसमें हमारे राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 20% रखा है। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने हमारे 2010 में अपनी अलग से एक वन नीति बनाई थी। किसने? तो राजस्थान हमारा पहला राज्य बना है जिसने खुद की अपनी एक वन नीति बनाई थी। तो राजस्थान का 61% से अधिक हिस्सा थार का मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि हमारा राजस्थान की एक विशेषता ये है क्योंकि राजस्थान का 61% से अधिक हिस्सा क्या थार के मरुस्थल का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर 33% वन होना भौगोलिक रूप से लगभग असंभव है। इसलिए वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ने अपना लक्ष्य कितना रखा है? 20% निर्धारित किया। कितना? 20% निर्धारित किया राजस्थान ने अपना लक्ष्य। तो ये हमने वन नीतियों के बारे में तो देख लिया। अब बात करेंगे राजस्थान की वनगणना के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की वनगणना के बारे में बात करेंगे। जो फॉरेस्ट सेंसर है हमारे IFSR 2023 के बारे में। तो वनगणना का कार्य हमारे भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून वाले ऑफिस जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसके द्वारा उपग्रह चित्रों जो सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हर 2 साल में हमारे वन सर्वेक्षण किया जाता है। कितने? हर 2 साल में हमारे क्या वन सर्वेक्षण किया जाता है। बात करें हमारे जो जब वन सर्वेक्षण किया जाता है तो दो शब्द सामने आते हैं। कौन कौन से दो शब्द है? एक तुम्हारा वनाच्छादित आता है और एक वृक्ष आच्छादित। मतलब एक तुम्हारे फॉरेस्ट कवर होता है, एक हमारे क्या ट्री कवर आता है। तो दो शब्द सामने आते हैं जब हमारे क्या फॉरेस्ट सर्वे होता है। तो इन दोनों शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहला शब्द आता है वनाच्छादित, मतलब फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो राजस्थान में कितना फॉरेस्ट कवर? 4.84%। फॉरेस्ट कवर कितना राजस्थान में? 4.84% हमारा फॉरेस्ट कवर है। और वृक्ष आच्छादित मतलब ट्री कवर की बात करें, वृक्ष आच्छादित की बात करें तो ट्री कवर कितना? 3.16% हमारे क्या ट्री कवर है। बात करें वन आच्छादित की, फॉरेस्ट कवर की, तो ये वो क्षेत्र होता है जो कम से कम 1 हेक्टेयर से बड़ा हो। मतलब ऐसा क्षेत्र जो हमारे क्या कम से कम 1 हेक्टेयर से बड़ा हो और जहाँ पेड़ों की छतरी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा हो। तो आप इसे याद रखेंगे, वो क्षेत्र जो कम से कम 1 हेक्टेयर से बड़ा हो और जहाँ पेड़ों की छतरी मतलब कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो। और इसे हम क्या घना जंगल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घना जंगल भी कह सकते हैं इसे। बात करें मैंने वृक्ष आच्छादित की, वृक्ष आच्छादित या ट्री कवर की, ये हमारे राजस्थान में कितना 3.16% क्षेत्र पर वृक्ष आच्छादित या ट्री कवर है। तो ये वो क्षेत्र है जो हमारे 1 हेक्टेयर से छोटा हो। कितना? 1 हेक्टेयर से छोटा हो और जहाँ पेड़ चितरे हुए या बिखरे हुए, पेड़ हमारे कैसे चितरे हुए हो या बिखरे, मतलब घनत्व 10% से कम हो, वो हमारे क्या कहलाएगा? ट्री कवर कहलाएगा, मतलब वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कहलाएगा। तो खेतों की मेड़े
सड़कों के किनारे और घरों में लगी, क्या हमारे कौन-कौन से खेतों की मेड़े सड़कों के किनारे और घरों में लगे पेड़ इसी में से गिने जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे ट्री कवर के अंदर क्या-क्या गिने जाते हैं? तो खेत होते हैं, तो खेतों की मेड़ पर लगे हुए पेड़, सड़कों के किनारे पर लगे हुए पेड़ और घरों में लगे हुए पेड़ इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। किसकी? ट्री कवर की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे वन स्थिति रिपोर्ट थी आईएफएसआर 2023, इसके कौन-कौन से निष्कर्ष निकले थे, उनकी बात करें। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा वन हमारे उदयपुर में है और सबसे कम वन का हमारे चूरू में। आप इसे याद रखें, सबसे ज्यादा वन तो हमारे उदयपुर में और सबसे कम वन हमारे चूरू में। बात करें चाहे क्षेत्रफल की बात हो 2766 वर्ग किलोमीटर या फिर हो प्रतिशत की, तो दोनों मामलों में क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों मामलों में मतलब प्रतिशत में हमारे 23.60% के साथ उदयपुर दोनों में सबसे आगे है। उदयपुर क्या हमारे दोनों में सबसे आगे है। और अरावली की पहाड़ियाँ और अच्छी मानसूनी वर्षा इसके प्रमुख कारण है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पे, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे अच्छी मानसूनी वर्षा भी होती है। तो इन दो कारणों की वजह से हमारा उदयपुर नंबर 1 है। दोनों ही मामलों में, क्षेत्रफल के मामले में हो चाहे प्रतिशत के मामले में हो, दोनों मामलों में हमारा उदयपुर नंबर 1 पे है। बात करें न्यूनतम वन की, तो चूरू में क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही दृष्टि से देखें तो राजस्थान में सबसे कम है। तो चूरू दोनों मामलों में सबसे नीचे, तो उदयपुर सबसे ऊपर है। चूरू में क्षेत्रफल की बात करें तो 62.73%, क्या 62.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बना है। प्रतिशत में देखें तो 0.45% क्षेत्रफल में हमारे बना है। तो दोनों दृष्टि से देखें तो हमारा चूरू सबसे नीचे आता है। अब इसका कारण क्या है? तो यहाँ का रेतीला धरातल, कठोर जलवायु पेड़ों को पनपने के लिए अनुकूल नहीं है। चूरू की बात करते हैं, यहाँ का रेतीला धरातल, साथ ही साथ हमारा कठोर जलवायु क्या पेड़ों के पनपने के लिए अनुकूल नहीं। बात करें वन क्षेत्र में वृद्धि की, तो राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में वृद्धि हुई है? तो वन क्षेत्र में कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है? तो हमारे सीकर और बाड़मेर में हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आप इसे याद रखें, कहाँ? सीकर और बाड़मेर में हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो बाड़मेर जैसे हमारे मरुस्थलीय जिले में, क्या बाड़मेर जैसे मरुस्थलीय जिले में वनों मतलब मुख्यतः हमारे कटीली झाड़ियों और वृक्षारोपण इनका बढ़ना एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। तीसरा देखेंगे हम क्या, कानूनी और प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। किस आधार पे? कानूनी या फिर प्रशासनिक आधार पर वनों के वर्गीकरण की बात करें तो सरकार वनों के संरक्षण और स्थानीय लोगों की जरूरतों, क्या सरकार वनों के संरक्षण और स्थानीय लोगों की जरूरतों मतलब लकड़ी और चारा, इनके बीच संतुलन बनाने के लिए वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 3 भागों में बांटती है। एक आता हमारा कौन सा? आरक्षित वन। एक तो कौन सा था हमारा? आरक्षित वन, जो हमारे कितने 37% है। तो राजस्थान में कितने आरक्षित वन? कितने 37% है। तो बात करें आरक्षित वन होते क्या है, आरक्षित वन का नियम क्या है, बात करें इसकी, तो यहाँ हमारे सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। आरक्षित वनों में क्या होता है? सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और आम जनता के लिए लकड़ी काटना, पशु चराना, शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। क्या प्रतिबंधित है? हमारे आम जनता के लिए लकड़ी काटना, पशु चराना या फिर शिकार करना, तीनों काम हमारे पूरी तरह से प्रतिबंधित या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इनका मुख्य उद्देश्य हमारे वन्य जीवों जैसे हमारे बाघ, पैंथर और दुर्लभ वनस्पतियों को बचाना होता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों जैसे हमारे बाघ, पैंथर और दुर्लभ वनस्पतियों को बचाना होता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इसी श्रेणी में आते हैं। जो आरक्षित श्रेणी की बात करें तो इसमें हमारे क्या, हमारा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इसी श्रेणी में आते हैं। तो बात करें कौन से जिले में हमारे सबसे ज्यादा बड़े हमारे आरक्षित वन है, तो सर्वाधिक आरक्षित वन हमारे उदयपुर में। आप इसे याद रखेंगे। दूसरा आता है हमारा कौन सा? रक्षित वन, जिसे हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा कौन सा आता है हमारे? हमारे रक्षित वन जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, मतलब 56.4% हमारे रक्षित वन है। बात करें इनके नियम की, तो यहाँ नियम थोड़े से लचीले होते हैं, मतलब स्थानीय लोग खासकर आदिवासियों को अपने दैनिक जरूरतों के लिए, हमारे जो आदिवासी होते हैं उनके क्या अपने दैनिक जरूरतों के लिए सूखी लकड़ी बीनने और एक निश्चित सीमा पर हमारे पशु चराने की अनुमति होती है। क्या होता है? अपनी दैनिक जरूरतों के लिए लकड़ी बीनने और एक निश्चित सीमा तक पशु चराने की अनुमति होती है, लेकिन वे हरे पेड़ नहीं काट सकते। सूखी लकड़ियां तो ले जा सकते हैं लेकिन वो हरे पेड़ नहीं काट सकते रक्षित वनों में, जो कितने 56.4%। उद्देश्य की बात करें तो जंगलों को भारी नुकसान से बचाते हुए, क्या जंगलों को भारी नुकसान से बचाते हुए स्थानीय आजीविका का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। क्या जंगलों को भारी नुकसान से बचाते हुए स्थानीय जो आजीविका है इसका समर्थन करना इसका उद्देश्य है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल इसी श्रेणी में आते हैं। किसमें? हमारे रक्षित वनों की श्रेणी में हमारे क्या सबसे ज्यादा जंगल आते हैं। सबसे ज्यादा की बात करें तो 12 में हमारे सबसे ज्यादा रक्षित वन पाए जाते हैं। कहाँ? 12 में। तीसरा आता हमारा अवर्गीकृत वन। तीसरा कौन सा था? अवर्गीकृत वन की बात करें, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो 6.50%, कितने 6.50% क्षेत्रफल पे हमारे हमारे अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। बात करें अवर्गीकृत वन का क्या नियम है, तो नियम की बात करें तो इन वनों पर कोई विशेष सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। इन वनों में क्या होता है? कोई विशेष सरकारी प्रतिबंध नहीं होता।
यहाँ पे हमारे पशु चराने और लकड़ी काटने की, यहाँ पे हमारे क्या पशु चराने और लकड़ी काटने की पूरी आज़ादी या पूरी छूट होती है। क्या पूरी छूट होती है? जब तक कि कोई विशेष आदेश ही ना निकाल दिया जाए, जब तक कोई विशेष आदेश ना निकाल दिया जाए, जब तक हमारी पूरी तरह से इस पे छूट होती है। स्वरूप की बात करें तो ये आमतौर पर बंजर भूमि, राजस्व भूमि या वो क्षेत्र होता है, ये हमारे क्या आमतौर पर बंजर भूमि, राजस्व भूमि या फिर वो क्षेत्र होता है जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ क्या होते हैं बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं और जिन्हें अभी तक है ना हमारे आरक्षित और रक्षित श्रेणी में नहीं डाला गया है। मतलब वो हमारे पेड़ पौधे या वो क्षेत्र इसमें शामिल होता है जो आमतौर पर हमारे बंजर भूमि या राजस्व भूमि का वो क्षेत्र इसमें होता है जहाँ पे हमारे बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं और जिन्हें अभी तक न तो आरक्षित में न ही रक्षित श्रेणी में डाला गया है। और अ वर्गीकृत वर्ण हमारे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। आप इसे याद रखेंगे। अ वर्गीकृत वर्ण हमारे कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? बीकानेर में पाए जाते हैं, जो कितने हमारे 6.50%। बात करें हमारे कुल वन की, तो कुल वन हमारे कितने 8% है। आप इसे याद रखें, राजस्थान में कुल वन कितने 8% है, जबकि हमारे अभिलेखित वन हमारे 9.60% है। आप इसे याद रखेंगे, कुल वन तो हमारे 8% है, लेकिन अभिलेखित वन कितने 9.60%। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 9.60% वो जमीन है जो सरकारी कागजों में वन विभाग के नाम दर्ज है। आप इसे याद रखेंगे, 9.60% वो जमीन है जो हमारे सरकारी कागजों में क्या वन विभाग के नाम दर्ज है। भले ही उस पूरी जमीन पर हमारे वास्तविक रूप से पेड़ क्यों ना हो, मतलब वहां पे पेड़ ना हो, तब भी हमारे क्या वन विभाग के नाम दर्ज है। अब हम देखेंगे राजस्थान के अंदर भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, किस आधार पे? भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो भौगोलिक वर्गीकरण का आधार हमारे वर्षा, तापमान और आर्द्रता और उच्चावच। आप इसे याद रखें, क्या क्या इसका आधार है? वर्षा, तापमान, आर्द्रता और उच्चावच, ये चार आधार हमारे किसके? भौगोलिक आधार पर वनों के वर्गीकरण के। बात करें राजस्थान में भौगोलिक वनों की, क्या भौगोलिक वनों की बात करें तो इसमें पहले वन आते हैं कौन से? उपोष्ण सदाबहार वन। कौन से? उपोष्ण सदाबहार वन की बात करें तो राजस्थान के 1% क्षेत्रफल पर, कितने? 1% क्षेत्रफल पर हमारे क्या उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कौन से? हमारे सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो कुल वनों का हमारे 1% हमारे क्या पाए जाते हैं? उपोष्ण सदाबहार वन। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा दुर्लभ और घने वन होते हैं, ये हमारे क्या राजस्थान के सबसे घने और दुर्लभ वन है। सदाबहार का मतलब होता है यहाँ के पेड़ वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्या पूरे साल भर यहाँ के पेड़ क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं और एक साथ कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। जो पतझड़ वन होते हैं उनकी तरह ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। वर्षा की बात करें, यहाँ 150 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है। तो इन वनों को पनपने के लिए अधिक अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। क्या इन वनों को पनपने के लिए क्या बहुत ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, जो राजस्थान में केवल अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ही संभव है। जो राजस्थान में कहाँ पे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे ही संभव है। बात करें क्षेत्र विस्तार की, किसकी? क्षेत्र विस्तार की बात करें तो केवल 1%, वो भी हमारे कहाँ? माउंट आबू पे। क्या माउंट आबू में जो 1% क्या? तो पूरे राजस्थान में केवल केवल सिरोही जिले के माउंट आबू पर्वत के ऊपरी हिस्सों में ही इतनी वर्षा और ठंडी जलवायु पाई जाती है। कहाँ? हमारे केवल माउंट आबू पर्वत के ऊपरी हिस्सों में ही ये ऐसी जलवायु और इतनी वर्षा पाई जाती है, इसलिए इसका विस्तार केवल इसी क्षेत्र तक सीमित है। बात करें कौन कौन से पादप और उनका क्या महत्व है, चित्र में आप माउंट आबू के अंदर जो झील है, नक्की झील, वो भी देख सकते हैं और साथ में माउंट आबू का क्षेत्र भी देख सकते हैं। बात करें हमारे पादपों की, तो एक हमारा पादप अंबरतरी। अंबरतरी का मतलब है डिकिलपटेरा आबुएंसिस। तो ये एक विशेष प्रकार का औषधीय पादप है। जो डिकिलपटेरा आबुएंसिस है, ये हमारे क्या एक विशेष प्रकार का औषधीय पादप है, जो दुनिया में केवल माउंट आबू में ही पाया जाता है। मतलब यहाँ की एक स्थानीय प्रजाति है। कौन सी? डिकिलपटेरा आबुएंसिस, जिसे अंबरतरी भी कहते हैं। बात करें अगला पादप आता है हमारा कौन सा? बांस। बांस की बात करें तो इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। बांस की बात करें तो क्या होता है? आदिवासियों का हरा सोना है, या फिर हमारी इमारती लकड़ी भी कहा जाता है, और ये तेजी से बढ़ता है और स्थानीय आजीविका का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ये हमारे क्या स्थानीय आजीविका का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और साथ ही साथ तेजी से बढ़ता है। बात करें जैव विविधता की, तो क्षेत्र छोटा होने के बावजूद, मतलब केवल 1% है, यहाँ पक्षियों, जीवों और वनस्पतियों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका हाईएस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरे वन आते हैं हमारे कौन से? उष्ण सागवान वन। कौन से? उष्ण सागवान वन या ट्रॉपिकल टीक फॉरेस्ट की बात करें तो कुल वनों का 7% क्षेत्र पर, कितने? 7% क्षेत्र पर हमारे उष्ण सागवान वन पाए जाते हैं। तो सागवान क्या है? अपनी मजबूत और कीमती लकड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये हमारे क्या है? मजबूत और कीमती लकड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इन वनों को बढ़ने के लिए हमारे अच्छी बारिश के साथ साथ विशेष प्रकार की मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। तो इन वनों को बढ़ने के लिए क्या अच्छी बारिश तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ हमारे विशेष प्रकार की मिट्टी, मतलब कैसी? लाल लोमी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बात करें वर्षा की, तो 75 से 110 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा होती है। ये हमारे राजस्थान की औसत वर्षा से अधिक है। जो हमारे राजस्थान की औसत वर्षा है कितनी? 55 सेंटीमीटर। तो इससे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है, जो केवल दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में होती है। कहाँ? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में होती है हमारी ये वर्षा। और यहाँ हमारे उष्ण सागवान वन पाए जाते हैं।
जिनका कुल क्षेत्रफल कितना हमारा 7% है। विस्तार की बात करें तो बागड़ और हाड़ौती, कौन से बागड़ और हाड़ौती क्षेत्र में हमारे ये वन पाए जाते हैं। बागड़ की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बात करें किसकी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जहाँ सागवान सबसे अच्छी स्थिति में पनपता है। दूसरा हमारे हाड़ौती की बात करें तो कोटा और झालावाड़, यहाँ पे हमारे अच्छी मानसूनी वर्षा होती है, इसी वजह से यहाँ पे सागवान के वन पाए जाते हैं। अभी ये चित्र मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में हमारे कौन कौन से क्षेत्र है। एक हमारे ये वाला क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र है जिसमें हमारे क्या वर्षा 30 सेंटीमीटर होती है और कटीली और मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जो भी कितनी 6%। दूसरा आता है हमारे ये वाला क्षेत्र जो हमारे कौन सा है, हमारा धोकड़ा वन। क्या धोकड़ा वन, ये हमारे क्या 58% है और यहाँ वर्षा कितनी होती है 30 से 60 सेंटीमीटर। तीसरा आता है हमारा ये वाला क्षेत्र जो हमारा कौन सा शुष्क मानसूनी या फिर पतझड़ वन, जो हमारा 28% है और वर्षा होती है हमारे 50 से 80 सेंटीमीटर। चौथा होता है हमारा कौन सा उपोष्ण सदाबहार वन, जो कितना 1% है, वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर, हमने देख लिया था माउंट आबू वाला क्षेत्र। और पांचवा आता है सागवान वन, जो हमारे कौन से आते हैं, हाड़ौती और हमारे वागड़, दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है इसके अंदर, जहाँ पे हमारे इस क्षेत्र से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे 7% क्षेत्रफल पे ये वन पाए जाते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कौन से, अभी हम देख रहे थे हमारे जो सागवान वन है उनकी बात करें तो हमारे प्रमुख वृक्ष और औद्योगिक महत्व की बात करें तो सागवान की लकड़ी पाई जाती है। हमारे क्या सागवान की लकड़ी पाई जाती है, जिससे हम क्या फर्नीचर और इमारती लकड़ी के लिए काम में लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर और इमारती लकड़ी के लिए इसको काम में लेते हैं। तेंदू की पत्ती की बात कर रहे हैं, तेंदू के पेड़ पाए जाते हैं। अब तेंदू के पत्ते की बात करें तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, जो एक बहुत बड़ा स्थानीय उद्योग है, आप इसे याद रखेंगे। तेंदू के पत्ते की बात करें, तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, तेंदू के पत्ते का क्या राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। महुआ की बात करें तो इसे आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। क्या, महुआ को हमारे आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। इसके फूलों से हमारे देशी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, देशी शराब बनाई जाती है। इसके फल और बीज हमारे किसके, महुआ के फल और बीज खाने और तेल निकालने के काम आते हैं। महुआ के फल और बीज के हमारे तेल निकालने के काम आते हैं, आप इसे याद रखेंगे। खाने के भी काम आते हैं तो तेल निकालने के काम भी आते हैं। तीसरा आता है हमारा कौन सा, उष्ण शुष्क मानसूनी वन। कौन से उष्ण शुष्क मानसूनी वन की बात करें, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन सी हमारे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो हमारे कितने 28% है। तो इन्हें हमारे शुष्क पतझड़ वन भी कहते हैं, मतलब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जिनमें क्या होता है, गर्मियों के आते ही पानी की कमी होती है। क्या, गर्मियों के आते ही पानी की कमी से बचने के लिए यहाँ के पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। बात करें इनकी तो यहाँ वर्षा कितनी होती है, यहाँ हमारे 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ क्या हमारे मध्यम दर्जे की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें विस्तार की तो कहाँ पाए जाते हैं, तो मैदान और मेवाड़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ, मैदान और मेवाड़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये हमारे अरावली के पूर्व और दक्षिण हिस्सों में फैले हैं। ये हमारे क्या अरावली के पूर्व और दक्षिण हिस्सों में फैले हैं। अलवर भरतपुर से लेकर हमारे उदयपुर चित्तौड़गढ़ तक इनका विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक, हमारे अलवर भरतपुर से लेके हमारे उदयपुर चित्तौड़गढ़ तक इनका विस्तार है। प्रमुख वृक्ष और आर्थिक महत्व की बात करें तो यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें हमारे शीशम और सालर, कौन से शीशम और सालर वृक्ष पाए जाते हैं। तो सालर के पेड़ से हमारे क्या गोंद या गम प्राप्त होता है। सालर के पेड़ से क्या होता है, गोंद या गम प्राप्त होता है। शीशम की बात करें तो शीशम अपनी मजबूत लकड़ी के लिए जाना जाता है। किसके लिए, शीशम अपनी मजबूत लकड़ी के लिए जाना जाता है। खेर की बात करें, खेर के पेड़ से हमें कत्था मतलब पान के लिए जो कत्था होता है वो तैयार किया जाता है। खेर के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद कहते हैं पलाश की, तो पलाश की बात करते हैं, पलाश के जो फूल होते हैं तो वो इस तरह से लगते हैं, लाल पीले कलर के फूल होते हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हमारे वृक्ष में आग लग गई हो, और पलाश के जंगल में तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई हो। तो इसलिए पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बसंत ऋतु में इसके लाल नारंगी फूल पूरे जंगल को आग जैसा रंग देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई आग लग गई हो। महत्व की बात करें तो ये वन हमारी इमारती लकड़ी, गोंद, कत्था, फूलों के रूप में, क्या, इमारती लकड़ी, गोंद, कत्था, फूलों के रूप में राज्य को सबसे अधिक आर्थिक लाभ या इकोनॉमिक वैल्यू प्रदान करते हैं। तो 3 प्रकार हमने देख लिए। चौथा प्रकार आता है हमारा कौन सा, उष्ण ढोक वन, जिसे धोकड़ा वन भी कह सकते हैं। तो उष्ण ढोक वन की बात करें या धोकड़ा वन की बात करें तो ये कितने हमारे 58% है। तो ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट की बात करें तो ये कितने हमारे 58% है, सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ये हमारे, क्या, सबसे बड़ा वन क्षेत्र, क्षेत्र में आप धोक के पेड़ देख सकते हैं। तो धोक की बात करें तो धोक का एनोगनिस पेंडुला, एनोगनिस पेंडुला हमारे इसका वैज्ञानिक नाम है। तो धोक राजस्थान के पर्यावरण के लिए एक वरदान है। क्यों, क्योंकि कम पानी और पथरीली जमीन पे जीवित रह सकता है। ये हमारे धोक के पेड़ होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पथरीली जमीन पे और कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं।
बात करें वर्षा की तो 30 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। कितनी? 30 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। तो अरावली और इसके आसपास के अर्धशुष्क क्षेत्रों में, क्या अरावली और इसके आसपास के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, वहां हमारे ये वाले जंगल पाए जाते हैं, उष्ण ढोक के वन पाए जाते हैं। बात करें कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे अरावली के ढलानों, सवाई माधोपुर, करौली, अर्धशुष्क मरुस्थल में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अर्धशुष्क मरुस्थल में बहुतायत में पाए जाते हैं। जैसे हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा हमारे धौंक के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पे? रणथंभौर नेशनल पार्क में हमारा क्या सबसे ज्यादा धौंक के पेड़ पाए जाते हैं। बात करें इनके वृक्ष और महत्व की, तो धौंक, बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी, खेर, ये सभी मजबूत लकड़ी वाले पेड़ है। कौन कौन से? धौंक, बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी, खेर, ये हमारे सभी क्या हमारे मजबूत लकड़ी वाले पेड़ है। बात करें रोहिड़ा की, तो इसे राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। आप इसे याद रखें, रोहिड़े के पुष्प को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का राज्य पुष्प या फिर मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। किसको? रोहिड़ा को। बात करें ईंधन की, तो इन वनों की लकड़ी क्या है? बहुत ज्यादा ठोस होती है और धीरे धीरे जलती है। इन वनों की लकड़ी कैसी होती है? बहुत ज्यादा ठोस होती है और कैसी होती है? धीरे धीरे जलती है। इसलिए इसे कोयला बनाने और ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। एक तो ये धीरे धीरे जलती है, साथ ही साथ ठोस भी होती है। तो इससे बनने वाला कोयला है, तो इसे कोयला बनाने के लिए और ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। पांचवा हमारा फॉरेस्ट का भाग आता है, कौन सा? उष्ण कटिले वन, मतलब ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट की बात करें तो कितना हमारे 6% है। तो पश्चिमी राजस्थान के कठोर और सूखे मरुस्थल में, या पश्चिमी राजस्थान के कठोर और सूखे मरुस्थल में पाए जाने वाले इन वनों को मरुद्भिद कहा जाता है। जीरोफाइट भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? जीरोफाइट या मरुद्भिद कहा जाता है। वर्षा की बात करें तो 0 से 30 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। तो यहाँ बारिश क्या नाम मात्र की होती है। बारिश कैसी होती है? यहाँ नाम मात्र की होती है। और तापमान क्या बहुत ज्यादा रहता है। तो बारिश तो नाम मात्र की होती है और तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा रहता है। नमी बिल्कुल नहीं होती। क्या होता है? नमी बिल्कुल नहीं होती। विस्तार की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे ठेठ जो मरुस्थलीय जिले हैं, वहां पे हमारे क्या उष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। बात करने की विशेषता और पादपों की, तो पत्तियों का कांटों में बदलना इनकी पहली विशेषता है। यहाँ की पत्तियां क्या होती है? कांटों में बदल जाती है। तो पानी को भाप बनने से रोकने के लिए, इसके लिए पानी को भाप बनने से रोकने के लिए यहाँ के पौधों की पत्तियां छोटी होती है, कांटों मतलब नागफनी में बदल जाती है। कांटों में बदल जाती है। जैसे हमारे क्या नागफनी का जो पादप है, उसमें हमारी पत्तियां कैसे बदल जाती है? कांटों में बदल जाती है। आप इसे याद रखेंगे। और इनकी जड़ें क्या पानी की तलाश में बहुत ही गहराई तक चली जाती है। पानी की तलाश में जड़ें कहाँ चली जाती है? बहुत ही ज्यादा गहराई में चली जाती है। घास की बात करें, हमारी एक घास आती है सेवण और धामण घास। सेवण और धामण घास की बात करें तो सेवण घास मरुस्थल में पशुओं के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक है। पशु की बात करें कौन कौन से? हमारे गोडाउन पक्षी, गाय और भेड़, इनके लिए हमारे क्या सेवण घास बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो कहाँ पाई जाती है? हमारे जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में सेवण घास पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा पौष्टिक है। फिर बात करें डंडातोर की, तो बिरिया है बिना पत्ती वाला कटीला पौधा है। जो हमारा डंडातोर क्या है? हमारे बिना पत्ती वाला कटीला पौधा है। बात करें इसकी महत्व की, इसके महत्व की बात करें तो मरुस्थल गर्भण रोकना इसका प्रमुख महत्व है। तो इन कटीली झाड़ियों और घासों की जड़ें, क्या इन कटीली झाड़ियों और घासों की जड़ें उड़ती हुई रेतीली मिट्टी को बांध के रखती है, और यदि ना हो, ये मतलब जो कटीली वनस्पति ना हो, तो ये हवा के साथ रेत उड़कर, क्या हवा के साथ रेत उड़कर उपजाऊ जमीनों की तरफ बढ़ेगी। इसलिए ये मरुस्थल के विस्तार को रोकने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम राजस्थान की जो वनगणना थी, इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। रिकैप में हम दोबारा से बात करेंगे किसकी? राजस्थान की वनगणना के बारे में, मतलब फॉरेस्ट सेंसस के बारे में राजस्थान के दोबारा से बात कर लेते हैं। तो कौन किस संस्थान के द्वारा ये की जाती है? तो वन सर्वेक्षण और अनुसंधान संस्थान, या वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान मतलब फॉरेस्ट सर्वे एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून उत्तराखंड के द्वारा ये की जाती है। है कहाँ पे? उत्तराखंड देहरादून में। हमारे हर 2 साल में एक वनगणना की जाती है। पहली वनगणना की गई थी हमारे 1987 में। नवीनतम वनगणना हमारे 2000 हमारे 23 में की गई थी, जो हमारे क्या 18वीं वनगणना थी। 202 नहीं है, 2023 है, यहाँ पे 3 भी था। विशेष बात देखें तो 2007 में जनगणना नहीं की गई थी। आप इसे याद रखेंगे, और हर 2 साल में जनगणना की जाती है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात करें, जो 18वीं वनगणना थी, तो भारत वन रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसके अनुसार राजस्थान में कुल 27,389.33% हमारे वन है। क्या दो दो 27,389.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, जो हमारे कितने 8% क्षेत्र को कवर करते हैं। जिसमें वन फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, कितना? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे 4.84% है। ट्री कवर की बात करें, वृक्ष आच्छादित की, तो 10,841 वर्ग किलोमीटर, कितना? 10,841 वर्ग किलोमीटर, जो हमारा कितना 3.16% जो क्षेत्रफल है उसको कवर करता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए तो राजस्थान वन
और वृक्ष आवरण में कुल 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। दोनों में मिला के देखें तो 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें हमारे वन आवरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर और हमारे वृक्ष आवरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आप इसे याद रखिए। बात करें वृक्ष आच्छादित की, ये तो हमने पहले भी देख लिया था, एक बार वापस बता दें। वृक्ष वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित किसे कहते हैं? तो वनों की सघनता जहाँ 10% से ज्यादा हो, मतलब जिस क्षेत्र में हमारे 10% से अधिक वन पाए जाते हैं और तो वह क्षेत्र वन आच्छादित कहलाएगा। बात करें वृक्ष आच्छादित की, तो वनों की सघनता 10% से कम हो, तो जिस क्षेत्र में 10% से कम क्षेत्र में वन है तो वो हमारे क्षेत्र वृक्ष आच्छादित कहलाएंगे। जैसे हमारे घरों के, रोडों के चारों तरफ के वृक्ष होते हैं। बात करें आईएफएसआर 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले कौन कौन से जिले हैं? कौन कौन से जिलों में बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन, किसके क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन की बात करें तो पहले हमने देख लिया था उदयपुर हमारे क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के मामले में नंबर 1 पे है। तो उदयपुर में हमारे कितने 2766.30 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमारा आता अलवर का नंबर कितना 1198.74 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ की बात करें तो 996.86 वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो हमारा 988.08 वर्ग किलोमीटर में हमारे वन है। तो हमारे क्षेत्रफल के आधार पे तो देख लिया। अब प्रतिशत के अनुसार देखिए राजस्थान के वन, तो हमने पहले देख लिया था उदयपुर इसमें प्रतिशत में भी नंबर 1 पे आता है। तो उदयपुर की बात करें तो 23.60%, प्रतापगढ़ की बात करें तो 22.48%, सिरोही की बात करें तो 17.50% और करौली में हमारे कितने 15.18% क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं। तो उदयपुर दोनों मामलों में नंबर 1 पे है। फिर बात करें आईएफएसआर 2023 के अनुसार, किसके अनुसार? आईएफएसआर 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब जिलों की बात करें तो न्यूनतम में हमने चूरू देखा, तो दोनों मामलों में क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों मामले चूरू नंबर 0 पे है, मतलब सबसे नीचे है। तो 62.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में चूरू। हनुमानगढ़ की बात करें तो 12.29 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर की बात करें तो 111.23 वर्ग किलोमीटर। और चौथा आता हमारे पास श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर में 113.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। प्रतिशत के आधार पर देखें तो राजस्थान में न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो चूरू में हमारे 0.45, जोधपुर में 0.49, बीकानेर में 0.86 और जैसलमेर में 0.89% क्षेत्रफल पे वन है। बात करें आईएफएसआर की, तो उसके अनुसार क्या राजस्थान में वनों की बढ़ोतरी और क्या कमी की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों में वनों की बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है? तो सीकर में हमारे 19.14% 14 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो सीकर की सबसे ज्यादा है। मतलब राजस्थान में सीकर ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर की बात करें तो 19.19 वर्ग किलोमीटर की, अलवर की बात करें तो 16.39 वर्ग किलोमीटर, उदयपुर की बात करें तो 12.46 वर्ग किलोमीटर में हमारे क्या वनों की बढ़ोतरी हुई है। बात करें राजस्थान में वनों की में सबसे ज्यादा कमी वाले कौन से जिले हैं, तो आप याद रखेंगे बढ़ोतरी वाले तो टोटल 19 जिले हैं, कमी वाले कितने 14 जिले हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल 33 जिले हैं। तो ये हमारे 33 जिलों के अनुसार रिपोर्ट आई थी। बात करें 12 की, तो हमारे सबसे ज्यादा कमी हुई है हमारे 12 में। कहाँ सबसे ज्यादा कमी हुई कहाँ पे? 12 में। 12 की बात करें तो 33.29%, 29 जो वर्ग किलोमीटर है इसकी सबसे ज्यादा कमी हुई 12 में। प्रतापगढ़ की बात करें तो 30.79%, अजमेर में 18.34 वर्ग किलोमीटर और हमारे बीकानेर में 14.85 वर्ग किलोमीटर, सारे सारे वर्ग किलोमीटर में है। तो 12, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर, तो ये हमारे 4 जिले हैं जिसमें हमारे क्या वनों में कमी आई है। अब अभिलेखित वनों की बात करें तो अभिलेखित वनों की बात करें तो 2020-21 के अनुसार देखिए तो राजस्थान में अभिलेखित वन कितने थे? 32,862 वर्ग किलोमीटर। 20-21 के अनुसार कितने? 32,862 वर्ग किलोमीटर में हमारे अभिलेखित वन थे। 2021-22 के अनुसार देखें तो राजस्थान में अभिलेखित वनों की कुल क्षेत्रफल कितना था? हमारे 32,864 वर्ग किलोमीटर। और 22-23 के अनुसार देखें राजस्थान में अभिलेखित वनों की कुल जो क्षेत्रफल है कितना? हमारे 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, जो 9.60% है। तो ये हमने क्या जो आईएफएसआर रिपोर्ट थी उसके बारे में भी थोड़ा सा रिकैप देख लिया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।